हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं वीके सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, ये है हमारी हिंदी की क्लास। तो कुछ बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं और ज़्यादातर उन बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो बेटा, वैकेंसीज़ का तो ऐसा है कि अभी चल रहा है कोरोना का टाइम, तो अगर नोटिफिकेशन निकाल भी देता है केवीएस तो एग्ज़ाम तो अभी नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि सुनने में आ रही है कि तीसरी लहर आ रही है, ठीक है। पता नहीं कहाँ रुक गई है। मैं तो कह रहा हूँ आए और अपना वो निपटाए काम, और हम भी फ्री हो जाएं और आप सब भी फ्री हो जाएं, ठीक है। क्योंकि बुलाने तो बहुत लोग गए थे, आपको पता ही है। थर्ड वेव को बुलाने के लिए हमारे जो मतलब क्या कहूँ, जो मेनली जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं ना, उन्होंने ज़्यादा अपना रोल निभाया होगा इसमें। कहाँ जा रहे हैं वो जा रहे हैं मसूरी, वो जा रहे हैं हिमाचल, वो जा रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों पे, राइट। तो वो घूमने जा रहे हैं क्योंकि उनको कोरोना वोरोना से कोई मतलब नहीं है। वो तो दे आर इन्वाइटिंग थर्ड वेव इन इंडिया। तो पता नहीं कैसे रहता है, लोगों का इस तरह के विचार होते हैं कि वो इस समय में भी घूमने का उनका मन कर जाता है। तो अभी तो देख रहे हैं कुछ स्टेट्स ने बिल्कुल बैन कर दिया है और बॉर्डर पे ही लगा देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल के लगा देंगे कि भैया ऋषिकेश बंद, ठीक है, नो एंट्री इन ऋषिकेश। जब खाली होगा तो दोबारा से बोर्ड वो हटा देते हैं। ऐसा चलता रहता है। तो ये तो सब चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा आंसर उसका देना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी चीज़ें उस तरह की नहीं है जिस तरह की लगभग मतलब पहले रहा करती थी। थोड़ी आपको भी पता है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक अलग सा बदलाव आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी वैकेंसी आएंगी तो डोंट वरी, वैकेंसी आएंगी तो मुझे लग रहा है कि जैसी वैकेंसी अगर आती हैं तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपको समय मिलेगा मुश्किल से, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम तुरंत ले लिया जाएगा और लगभग 6 से 7 महीने में पूरा एग्ज़ाम लेकर ही प्रोसेस पूरा कर देंगे। और आप देखेंगे पाएंगे कि केवीएस के अलग अलग जो विद्यालय हैं, लगभग 1250 विद्यालय हैं, ठीक है। उनमें कहीं ना कहीं आप स्वयं को पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल है, सेवा जो कि एक भाववाचक है, इसका जातिवाचक क्या होगा, ठीक है। सेवा, ठीक है, एक भाववाचक है, क्लियर है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसी चीजें जो कि आपको दिखती नहीं है, वो आप सिर्फ महसूस करते हो, उनकी अनुभूति करते हो। तो जो सेवा है वो कोई चीज दिखती तो नहीं है ना, कि एक चीज है जो कि सेवा है, जैसे कि आम है वो दिखता है, राइट, ठीक है। पर आम मीठा है, वो क्या हो जाएगी हमारा एक तरह का भाववाचक संज्ञा, क्लियर, मिठास, ठीक है। समझ आए मेरी बात। तो जो सेवा है शब्द यहाँ पर वो एक भाववाचक संज्ञा, पर अगर इसको जातिवाचक में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, भक्त, सेवाक, सेवक या कोई नहीं। तो देखिए, सेवाक जैसा कोई शब्द नहीं होता, पर इसको काट देते हैं। अब बचा क्या, भक्त और बचा सेवक। तो जब सेवा शब्द है तो हम उसी से संबंधित शब्द जोड़कर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेवक। सेवक कैसा एक शब्द है, जातिवाचक, क्लियर। अगर इसको व्यक्तिवाचक बनाते हैं तो आप इसके साथ में कोई एक अन्य शब्द भी जोड़ सकते हैं कि वो उस चीज का सेवक है, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम भी ले सकते हैं कि वो उनका सेवक है, हनुमान जी का सेवक है, ठीक है ना, विष्णु जी का सेवक है, ठीक है। और क्रिश्चियन में बात करें तो मतलब किसी भी आप धर्म का नाम ले सकते हैं तो वो उसका सेवक आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, हिंदी के 2 शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। अच्छा, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण पूछा है, किसके आधार पर होता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बताइए जी। हिंदी का जो शब्दों का लिंग निर्धारण है किसके आधार पर होगा, तो प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। तो आप देखेंगे जो आपके जो एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक, उसको आप क्या बोलते हैं, क्रिया बोल देते हैं। तो ये जो क्रिया होता है किसी भी तरह से, ठीक है, पीना, खाना, सोना, बैठना, बोलना, लिखना, पढ़ना, कूदना, ठीक, डूबना, ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं। तो इनमें जिसमें जब ये किसी वाक्य में यूज होती हैं तो उसी से उसका जो है लिंग निर्धारण हो जाता है उस शब्द का, क्लियर।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक सिंपल सा शब्द ले लिया सीता दोबारा लिख देता हूं, सीता आम खाती है, रोहन आम खाता है। क्लियर। तो देखेंगे आप यहाँ पे जो ये तो है, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, यह क्या हो गया आपका आम हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई चीज है। क्लियर। तो जो खाने का जो काम है, क्लियर, तो सीता है तो खाती है, और रोहन है या राम है, श्याम है वगैरह कोई भी नाम आ सकता है, तो क्या खाता है। तो आप देखा कि उन शब्दों के किससे पता चला, ठीक है, खाता और खाती से पता लगा, इसलिए हमारा यह आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया से। अच्छा प्रश्न था, आसान आसान से प्रश्न आते हैं बट थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं हम ऑप्शन देखकर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। कह रहा है निम्न में से किस शब्द में आव प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय आपको पता ही है, जो शब्द के बिल्कुल पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रत्यय। तो बताना है कि आव कहां पर है, सजावट, कोई नहीं, मिलावट या रुकावट। तो प्रश्न नंबर 3 में जी, प्रश्न नंबर 3 में सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें आप देखेंगे सजावट, मिलावट और रुकावट में हमको एक प्रत्यय दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आवट। क्लियर। तो तीनों में ही कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन हम तो ढूंढ रहे हैं आव, तो आव तो हमें कहीं मिला नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोई नहीं। क्लियर। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द क्या होते हैं बच्चा लोग, तद्भव शब्द वो होते हैं संस्कृत के वे शब्द। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द, यानी कि इनको क्या बोल सकते हैं हम, तत्सम। तो संस्कृत के वे शब्द जिनको तोड़ मरोड़ कर अपनी भाषा के आधार पर या अपना क्षेत्र के प्रभाव पर हमने जो शब्दों को बदल दिया है, उन्हें क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। क्लियर। तो इसमें देखेंगे क्या है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और चांद। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है, वो है आपका चांद। और अगर इसी का तत्सम शब्द अगर मैं कहता तो आपका क्या बन जाता, चंद्र। क्लियर। ठीक है, और ये तो हो गया आपका मून, और ये क्या है आपके, ये आपके सन के यानी कि सूर्य के क्या है, पर्यायवाची है। और भी आते हैं सूर्य के, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर और अंशुमाली। एक शब्द आया था, याद आ गया मुझे, ये जब क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा ज्यादा याद आते हैं। अंशुमाली पूछा था। ठीक है, अंशु क्या होता है, अंशु का मतलब होता है किरण। लिख लीजिए इसको ना, किरण बोलते हैं अंशु को, क्या बोलते हैं, किरण। तो अंशुमाली क्या होता है, अंशुमाली होता है आपका ये सूर्य। क्लियर, जो कि आप बचपन से हर पेंटिंग में पहाड़ों के ऊपर बनाया करते थे। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सिंपल सा है, कह रहा है शौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। शौर सैनी, तो आपको थोड़ा सा याद आया होगा कि शौर सैनी, मैं हमेशा क्या बताता हूं, जो शौर्य की जो भूमि कहते हैं वो कौन सी है, वो केवल और केवल कौन सी है, राजस्थान। क्लियर। तो इसीलिए जो शौर सैनी है वो कहाँ की है भाषा, वो है आपकी राजस्थान की। ठीक है, बिहारी के आपको पता ही है, मगही और मगध और भोजपुरी। क्लियर, मैथिली, ये सब वहाँ के आएंगे। बंगला के आपको पता ही है, बंगला तो बांग्ला ही भाषा है। ठीक है, पंजाबी के आपको पता है, कई बार बता चुका हूं पंजाबी की। ठीक है, अगला बढ़े, प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि देवज्ञ का अर्थ क्या होता है। देवज्ञ, देवज्ञ का अर्थ क्या होगा।
आसान सा प्रश्न है जी। देवज्ञ, देवज्ञ मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो शब्द हैं, देव प्लस अज्ञ। अज्ञ क्या होता है? जो कि जानता हो, जानने वाला। किसके बारे में जानने वाला? देव के बारे में जानने वाला। ठीक है, क्लियर? तो अब देखेंगे यहाँ पर जिसको इस चीज का ज्ञान रखता है उसे क्या कहेंगे? देवता, वो तो स्वयं ही हो गए। ज्योतिषी, किन्नर, गंधर्व। ठीक है, तो अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिषी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोलॉजर। शॉर्टकट बोलते हैं ना, फुल फॉर्म हो जाएगी एस्ट्रोलॉजर। क्लियर? अच्छा प्रश्न था। अगला बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है ये जो षटकोण वाला श है ये किसके अंतर्गत आता है? दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य या कंठ? तो इसका सीधा सीधा उत्तर अगर आपको पता हो तो आपने अगर हमारी क्लास देखी हो, जब हमने ये आपको जो हिंदी की जो शुरुआती कक्षाएं कराई थी जिसमें आपको वर्णमाला वगैरह भी बताई थी, मुझे याद है, तो उसमें मैंने आपको इनका विभाजन बताया था कि दंत्य में, तालव्य में, मूर्धन्य में और कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो मैं आपको शॉर्टकट बता के चलता हूँ कि जो भी हमारा ता वर्ग होता है, ठीक है, जो भी हमारा ता वर्ग होता है वो हमारा दंत्य कहलाता है। जो भी हमारा चा वर्ग होता है, चा चा छा जा जा, ठीक, ये हमारा तालव्य आ जाता है। और मूर्धन्य आ जाता है आपका टा वर्ग। ठीक है, टा वर्ग आ जाता है मूर्धन्य में। और दो उच्छिप्त व्यंजन भी आ जाते हैं इसी में। कौन कौन से? ये वाले, इन दोनों को बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, और एक से साथ में एक दो शब्द और आ जाते हैं, ये वाले। तो देखा आपने, जब जैसे ही आपको ये दिखाई दिया और यही पूछा था, ठीक है, तो आंसर तो आपको मिल गया। कंठे वाले भी लिखवा देता हूँ जब इतना चल रहा है। तो कंठे वाले तो पहले ही वर्ग होता है आपका कौन सा? का वर्ग। अभी कुछ बच्चे सो रहेंगे सर ये ता वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग क्या है? अगर आप में से ये प्रश्न कर रहे हो तो इट मीन्स आप तो बेटा बहुत बहुत, मुझे लग रहा है लाइन में ही नहीं हो। आप हिंदी को अगर आप ये भी नहीं जानते हैं कि का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग होते हैं, तो आप समझ लीजिए बहुत दूर हैं और आपसे बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। क्योंकि जिन्होंने भी हमारा जो ये द ज़ोरर क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वो जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको जो कंटेंट की वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपसे बच्चे बहुत दूर हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो उनको मतलब चुटकियों में याद हुई हैं। देखिए, जब हम क्लास लेते हैं यहाँ पे तो कुछ बच्चे कितनी तेजी के साथ आंसर करते हैं। तो ये मेहनत जो है, ये मेहनत उन्हीं की है, राइट। हमने तो केवल उनको क्या दिया? दिशा दी है, राइट। हम यहाँ पे किसी भी तरह से स्वयं को क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे। जो भी मेहनत होती है वो जो बच्चे की है, वो स्वयं की मेहनत है। कैसे अपना दिन रात एक करके पढ़ रहा है, केवल हम तो एकमात्र क्या है? मार्गदर्शक हैं, है ना, पथ प्रदर्शक हैं, फैसिलिटेटर हैं, राइट। तो हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पर आपको एक तरह से केवीएस में होने वाले एग्जाम के प्रति आपको थोड़ा जागरूक करना है। अब आप कितने जागरूक हो पाते हैं, कितनी मेहनत कर पाते हैं, राइट, ये आपके ऊपर है। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? बहुत सिंपल है, ये तो आया हुआ सवाल है। इसमें कभी उदाहरण आ जाते हैं, कभी सेंटेंस में पूछ लेता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये तो ये जो है ये तीनों तो नहीं होंगे, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जब अंतिम पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक है, अंतिम पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ आपको, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं एक बार इनको लिख देता हूँ पहले, उसके बाद आप इनको समझिएगा। ये है सभी आपके अंतिम पंचमाक्षर, राइट। 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके अंतिम पंचमाक्षर, जो कि आपके जो कि स्पर्श व्यंजन होते हैं उसके आखिर में ये लिखे जाते हैं। जैसे कि का गा गा, चाचा जाजा, ठीक है, ताता दादा, पापा बाबा,
ठीक है। तो ये सब आपको तुरंत एकदम टिप पे याद होने चाहिए, तभी आप इनके जो प्रश्न आएंगे वो आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कल्पद्रुम किसका पर्यायवाची है? कल्पद्रुम किसका पर्यायवाची है? तो कल्पद्रुम में ही एक आपको दिखाई देगा, कुछ दिख रहा होगा कल्पद्रुम, ठीक है। तो कल्पद्रुम जो है वो क्या है हमारा, किसका पर्यायवाची है? वो है हमारा कल्प वृक्ष का, ठीक है। कल्पद्रुम क्या होता है? ये जो अलग अलग जो ये पेड़ हैं कल्प वृक्ष के, उसका जो ये पंक्ति होती है उसको कल्पद्रुम ही कहा जाता है, चाहे वो इस तरह की हो चाहे वो इस तरह की हो, ठीक है। तो एक पंक्ति में खड़े होने को कल्पद्रुम कहा जाता है और वो कल्प वृक्ष ही होते हैं। कल्प वृक्ष आपको पता ही है, अपनी इच्छा पूर्ण करवाने वाला वृक्ष, ठीक है। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। बोल रहे हैं विष्णु का पर्यायवाची क्या है? जी, प्रश्न नंबर 10, विष्णु का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर जो विष्णु का जो शाह है वो थोड़ा सा इस पहले टाइपिंग एरर हो गया है, मैं उसको इस तरह से मान लीजिए, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि विष्णु का पर्यायवाची क्या है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, ठीक है, या हरि। तो देखिए जब विष्णु जी की बात करते हैं तो सिंपल और सिंपल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरि, ठीक है। हरि बोल, राइट, हरि बोल। तो और बाकी ये तीनों जो संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ये आपके संबंधित हैं शिव से, ठीक है। तो याद रखिएगा, शिवालय हो गया पूजा का स्थान, रुद्र एक भगवान शिव का एक उपनाम है, और रुद्राक्ष एक आपको पता है रुद्राक्ष जो कि पहना जाता है माला के रूप में या गले में, ठीक है ना। एक वो फल ही होता है और ये कई तरह के होते हैं, एक मुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी। तो आप देखेंगे जो पंचमुखी होते हैं वही आपको ज़्यादातर पहनने को मिलते हैं, ठीक है। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले बुक कराया था, जो आपको पता हो ना बाबा सदगुरु, तो जो ईशा फाउंडेशन संभालते हैं, तो उनके वेबसाइट पे बुक हुए थे महाशिवरात्रि के आसपास, तब मैंने बुक कराया था। तो मेरे अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं रुद्राक्ष, हो सकता है आप में से भी कई सारे बच्चों को पहनते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है? पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश के रूप में हुआ? देखिए अभी कुछ अभी पीछे तो एक दो प्रश्न पहले ही पंजाबी पूछा था, तो वहां पर मैंने चुप रहा था क्योंकि मुझे पता है अगले आने वाला प्रश्न उससे संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक बना के रखें, ठीक है, वरना आप तुरंत उत्तर दे पाते। तो देखिए जो पंजाबी है उसका जो संबंध है पासे पंजाबी और पासे पैसाची, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। पासे पैसाची, क्लियर। महाराष्ट्री, मागधी, ब्राचड़ ये सब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? अभी मैंने जब आपको वो जो वर्ण सिखाए थे ना कि मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको मैंने एक शब्द बोला था उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर किसी ने करा है तो आप उसका उत्तर तुरंत दे सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। उत्तर क्या है इसका? ये वाला आंसर नंबर डी, दोनों ड और ड़ और बिंदी वाले, ठीक है, नुक्ता वाले बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पहचान का तत्सम शब्द क्या है? बताइए। अब तत्सम शब्द पूछा, यानी कि जो पहचान है वो तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द पूछ लिया है। तो तत्सम शब्द क्या है? यानी कि जो संस्कृत में जो इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है, प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान और अवधान। अभिधान और अवधान दोनों ही स्टॉप से रिलेटेड शब्द हैं, किसी चीज को रोकना, ठीक है ना। और प्रज्ञान और प्रत्यभिज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है चीज प्रत्यभिज्ञान, यानी कि तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये दोनों शब्द तो स्टॉप से संबंधित हो गया, रोकने से। और हाँ, ये दोनों कैसे शब्द हैं इनके बारे में बताता हूँ। प्रज्ञान का मतलब होता है कि विवेक, बुद्धि बोलते ना कि आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, उसे प्रज्ञान बोलते हैं। अब क्या बचा? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान का मतलब ये होता है स्मृति जन्य ज्ञान, जो स्मृति से संबंधित हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यभिज्ञान, मतलब जो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 14 कह रहा है जंगल का समानार्थी क्या है। जंगल मतलब फॉरेस्ट, राइट। फॉरेस्ट का समानार्थी क्या है? बहिन, द्रुमदल, कानन और कुसुम। जी बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। बहिन होता है आपका सिस्टर, ठीक है। द्रुमदल क्या होता है? कानन क्या होता है? कुसुम होता है आपका फ्लावर। जी ये दोनों बताइए। जी चलिए ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। देखिए द्रुमदल आपने पढ़ा होगा ना, जब आप वंदे मातरम गाते थे उसमें द्रुमदल शोभिनी, इसका मतलब होता है जो पेड़ पौधे हैं वो फूलों से फलों से लदे हुए, उसे बोलते हैं द्रुमदल। अब क्या बचा लास्ट में? कानन। तो कानन ही हमारा क्या होता है? जंगल होता है। क्लियर? फॉरेस्ट बोलते हैं कानन। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि गर्दभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। तो गा से गर्दभ और गा से गधा। और गधा को एक शब्द और बोलते हैं जो कि पेपर में पूछता है क्योंकि बड़ा सुंदर सा दिखता है। अरे मैंने क्या लिखा ये, हाँ, वैशाख नंदन। तो वैशाख नंदन जो है वो आपका क्या कहलाता है? गधा। और गर्दभ भी कहलाता है आपका गधा। ठीक है। कोई टीचरों को आदत होती है अपने बच्चों को गधा गधा बोलने की, और वो पता नहीं बच्चे सोचते हैं सर मैं गधा ही हूँ क्या। अगला पढ़े, चलिए। कह रहा है धवल का विलोम शब्द कौन सा है? आडंबर, धुंधला, दिखाना या सत्य। जी बताइए, कौन सा विलोम शब्द पूछा है? किसका? धवल का। प्रश्न नंबर 16 का आंसर जल्दी बताएं। जी धवल, धवल मतलब होता है, कैसे आप इसको समझेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे कि जैसे आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं या फिर आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क पे कुछ मिट्टी सी गिर गई है या किसी ने क्या बोलते हैं एकदम से कुछ चीज़ फेंकी है जिसकी वजह से एक धुंधलापन आपके आंखों में आ गया है ना, वो कहलाता है आपका धवल। ठीक है, ठीक है, यही आंसर है इसका। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 17 पे। कह रहा है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, कह रहा है कि अब्ज का गलत प्रयोग हुआ कहाँ पे, ये बताइए प्रश्न नंबर 17 में। तो कौन बताएंगे हमको इसका गलत? गलत बताना है, गलत विकल्प। शंख, चंद्रमा और कपूर। जी अब्ज का मतलब क्या होता है? अब्ज मैंने आपको बताया ना, अब मतलब अब, आब मतलब पानी, और जा मतलब जन्म लेने वाला। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी है जो कि हमको क्या कह रहे हैं कि अब्ज के एक तरह से पर्यायवाची शब्द होंगे और एक नहीं होगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो शंख, चंद्रमा और कपूर ये होते हैं आपके अब्ज। क्या नहीं होता है? पयोद। तो यही हमारा आंसर इसका है। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। कह रहा है अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 18 जल्दी से कीजिए, बहुत आसान है। अंत्यस्थ व्यंजन एक तरह से सिंपल से याद कर सकते हो। कैसे? यार, लव। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया ना, देखो यार लव। क्लियर? यही हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। क्या है सही अर्थ अली अली का? जी कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन, दामन और दसन, दर्शन। तो देखेंगे आप इस तरह की चीजों को कभी किसने बताया नहीं। ठीक है, तो इसलिए तो नहीं होगा। दो चीजें बताई, कंधा और हिस्सा, भौरा और सखी। तो आपको बता के चलता हूँ, जो ये अली शब्द है, ये अली हम किसको बोल देते हैं? सखी को भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। कह रहा है जो पहले कभी हुआ हो, यानी कि ऐसी चीज जो कि पहले रही हो। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पे रहा है, ठीक है, या तो किसी सम्मान्य जगह से आपको प्रशस्ति पत्र मिला है, तो यानी कि पहले कभी हुआ हो। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा जी, थोड़ा फास्ट आंसर क्या करो, सिंपल है ना, लिखा है ना, भूतपूर्व सेना अधिकारी, भूतपूर्व सांसद, ठीक है, भूतपूर्व ये वो,
तो इसका मतलब है आप उनको बता देते हैं। सॉरी, तो ये आ गया समझ इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़े से आप शब्द सुनेंगे और अब मेरे साथ साथ लिखेंगे। जो बच्चे तेजी के साथ लिखेंगे वो कृपया हिंदी में लिखें, ताकि आपकी जो वर्तनी है वो सही तरह से निकल कर आए। तो चलिए शुरू करते हैं सुनना, ठीक है। श्रुतलेख जल्दी से बोलता हूँ। अवलंब, अवलंब, क्या मैंने बोला है ध्यान से, उसी हिसाब से जैसे मैं बोल रहा हूं आपको बस वैसे ही लिखना है। यही तो देवनागरी भाषा की अच्छी बात है कि जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। अवलंब, इसका मतलब क्या होता है, मतलब भी आप लोग सामने लिख सकते हैं सहारा, ठीक है। अब अवलंब बोला है तो हम इसको एक शब्द और लेके चलते हैं, अविलंब, ठीक है। क्या है, अविलंब। अविलंब का मतलब क्या होता है, तुरंत, ठीक है, मतलब देर नहीं करनी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगर अगले बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न सुनेंगे ध्यान से। नेक्स्ट है आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता। चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहले हम लिख लेंगे आर्द्र और ता, ठीक है, क्लियर, सिंपल है, सटीक एकदम। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्द्रता का आर्द्र मतलब होता है गीला, वेट, नमी, जैसे आजकल के मौसम में हुई ना, क्लियर। तो ये जो नमी का मौसम है यहाँ पे अभी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। अगला बढ़ते हैं अगले शब्द पर, ध्यान से सुनिएगा। अगला शब्द है आसन, आसन, हिंदी में लिखते हैं, आ लिख देंगे और सन, ठीक है। आसन का मतलब क्या होता है, पास में, निकट, राइट। अगला शब्द देखेंगे आप, अम्बुद, अम्बुद, बुध, बुध, राइट। तो अम्बु लिखेंगे पहले और उसमें दा जोड़ देंगे, क्लियर होगी बात। ये बन जाएगा का अम्बुद। एक शब्द और आता है, अम्बुद का मतलब क्या होता है, बादल, ठीक है। एक शब्द और आता है इसी तरह से संबंधित थोड़ा थोड़ा, क्या है वो, अम्बुधि, अम्बुधि। अम्बुधि क्या होता है, समुद्र। पेपर में आता है ये शब्द, क्लियर। बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे बादल वगैरह लगा के या नदी वगैरह लगा के आ जाते हैं, क्लियर। अगला बढ़े। जो भी आपको करा रहा हूं ये कहीं ना कहीं पेपरों पूछे गए हैं, ऐसे कहीं हवा में ही तीर नहीं मारता हूं, ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि आपको ऐसी चीजों से अवगत कराएं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा कहीं ना कहीं मददगार होगी। अगला बढ़ते हैं, अवनी, जी लिखिए, अवनी, अवनी, कैसे लिखेंगे अवनी, अवनी, क्या होता है अवनी, जल्दी से बताइए कमेंट करके। अवनी क्या होता है हमें बताएं। जी, अवनी मतलब पृथ्वी, अवनी मतलब पृथ्वी, अर्थ, क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जवाब दिया करें जल्दी से। अगला देखेंगे, अजिर, अजिर लिख देता हूं, अजिर, क्लियर। अजिर, अजिर क्या होता है, कोई बताए मुझे। अजिर, अजिर का मतलब होता है आपका आंगन, क्लियर, आंगन, ठीक है। अगला बढ़े। अगला शब्द है, अगला शब्द है किंग कर्तव्य
मूड, किंग कर्तव्य मूड। जी बताइए। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला। चलिए मैं लिख देता हूं। किंग कर्तव्य मूड। ठीक है, आता है वर्तनी में और अर्थ में भी, शब्द अर्थ में भी आता है, तो एक और वाक्यांश में भी आता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा किंग। इसका मतलब क्या होता है? जो इसका मतलब होता है जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको बोलते हैं किंग कर्तव्य मूड। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे प्रश्न और कुछ शब्दावली। अगली क्लास में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना अपना घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।